स्टूडेंट्स, वेलकम टू साथ क्लासेस। और आज की हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं जो आज बोर्ड क्लास 10 का पेपर आया था साइंस का। तो इस वीडियो में हम खाली बात करेंगे फिजिक्स के क्वेश्चंस की। केमिस्ट्री बायो के क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिए हैं, तो फिजिक्स के क्वेश्चन देखते हैं। तो आप चेक कर सकते हैं कि आप लोगों ने क्या किया, क्या इसका लॉजिक है। तो शुरू करने से पहले वीडियो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरी वीडियोस आपको मिलती रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सीबीएसई टर्म 1 साइंस बोर्ड पेपर। तो खाली हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर फिजिक्स वाला पार्ट। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं जो बोर्ड में आया है। तो बोर्ड में पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, सेट आगे पीछे हो सकते हैं, तो मेरे पास जो सेट है वो शायद आपके पास ना हो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका सेक्शन ए का। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉनकेव मिरर यूज्ड। तो कॉनकेव मिरर कहाँ इनमें से यूज होता है। अगर शुरू करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। आपके सामने एक इमेज है, ये एक्चुअली सोलर फर्नेस है, बट सेम लॉजिक हम यूज कर सकते हैं सोलर कुकर का। तो यहाँ से रेस पैरेलल आई और रेस पैरेलल जाके एक पॉइंट पे फोकस करती हैं, तो ये आपका हो गया कॉनकेव मिरर फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। और ये आपको यहाँ पर, अगर मैंने कुकर रख देता हूँ उसकी जगह, एक मैंने कुकर रख दिया, तो हमारा जो मिरर यूज होता है सोलर कुकर में, वो कॉनकेव यूज होता है। तो उसमें जो केस यूज होता है, उसमें केस ये वाला होता है जहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है और सारी इमेज क्या बनती है फोकस पे। तो ये वाला इसमें केस यूज होता है। अगर बाकी तीन केसेस भी मैं आपको दिखा देता हूँ। रियर व्यू मिरर, जैसा कि आप ये एनिमेशन देख पा रहे हैं कि आपकी कार के पीछे या बाइक के पीछे जो मिरर होता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है। ये कौन सा मिरर होता है भाई? ये आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है। कॉन्वेक्स मिरर में कौन सा केस होता है? कॉन्वेक्स मिरर में आपका केस नंबर 2 होता है, जहाँ पे आपकी इमेज क्या बनती है, आपकी इमेज छोटी बनती है ना। ऑब्जेक्ट बड़ा है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपकी इमेज है। तो इमेज छोटी मतलब ताकि आप हर चीज को देख पाते हैं। एक बड़ी सी कार भी एक छोटे से मिरर में आपको दिख रही है। ठीक है। सेम ये आ गया आपका व्हीकल्स का। और ये आपके सेफ्टी मिरर्स होते हैं, ये आपके रोड्स पर या शॉपिंग मॉल्स में लगे होते हैं ताकि आपको पूरी बिल्डिंग का व्यू दिख जाए। देख रहे हैं आप पूरी बिल्डिंग या आपके पीछे जो भी लोग हैं तो वो क्लियरली आपको विजिबल हो जाए। तो ये सारे दोनों केस कॉन्वेक्स के हैं। सेम फॉर व्यूइंग ए फुल साइज ऑफ ए बिल्डिंग। तो अगर कोई बिल्डिंग को देखना चाह रहा हूँ, देखिए ये बिल्डिंग वाला भी केस यही है। आपको बिल्डिंग दिख रही है। तो ये तीनों केस आपके हो गए कॉन्वेक्स के। ठीक है। और ये हो गया आपको कॉन्वेक्स। तो करेक्ट आंसर है आपका ए। इट इज यूज्ड इन सोलर कुकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अ स्टूडेंट वांट्स टू ऑब्टेन अ मैग्निफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए बी एज ऑन अ स्क्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट शोज द करेक्ट पोजिशन ऑफ ए बी। देखिए, अगर आपने रे डायग्राम हमने अगर पढ़ रखा होगा, तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को जितना पास लाता जाता हूँ लेंस से, तो इमेज मेरी उतनी एनलार्ज होती जाती है। ठीक है। तो इस केस में अगर मेरा सी पर होता है 2f और c1, तो यहाँ पे क्या बनता है, सेम साइज बनता है, तो ये तो होगा नहीं। इमेज क्या है, मैग्नीफाइड यानी एनलार्ज इमेज है। और दूसरा क्या है यहाँ पर, स्क्रीन पर बननी है इमेज। स्क्रीन पर मतलब ये इमेज रियल होगी। कौन सी इमेज होगी? रियल। तो भाई हमने पढ़ा था सिर्फ एक ऐसा केस होता है जहाँ पर इमेज वर्चुअल होती है, वो होता है जब आपको ऑब्जेक्ट एफ और ओ के बीच में हो, लेकिन वो केस तो है नहीं। अब ये वाला केस तो होगा नहीं बियॉन्ड, बिकॉज यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है। तो यहाँ पे क्या बनेगी, इमेज डिमिनिश्ड बनेगी। अगर आपका ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में होता है, तो यही वो केस है जहाँ पर आपकी ऑब्जेक्ट इमेज क्या बनेगी, एनलार्ज्ड बनेगी और रियल बनेगी। रियल हमें कैसे पता चला? उन्होंने दिया हुआ है इट इज ऑप्टेंड ऑन स्क्रीन। तो रियल इमेज वही होती हैं जो स्क्रीन पर ऑप्टेन कर ली जाती हैं। लास्ट केस में नहीं बनेगा, ये लाइट रेस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, बिकॉज आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है, फोकस पर है। ठीक है। तो ये केस भी नहीं होगा। द करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट केस देखते हैं। ray of light starting from air passes through a medium A of refractive index 1.5, enters medium B of refractive index 1.33, and finally enters medium C of refractive index 2.42. If this ray emerges out of from medium C, for which of the following pairs of media the bending of the light is least? देखिए, क्वेश्चन पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो इसको एक जल्दी से एक रफ डायग्राम में आपको बना देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ये तीन मीडियम ले लिए। मीडियम ए, दिस इज मीडियम ए, मैंने अलग अलग कलर से बना रखा है। ये मेरा मीडियम बी है, ये मेरा मीडियम सी है। इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख लेते हैं। मीडियम ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है 1.5। ठीक है, 1.50। बी का गिवन है आपका 1.33।
और मीडियम 3 का आपका गिवन है 2.42, सही है। चलिए, अब क्या है, यहाँ पर एक मीडियम और है एयर, क्योंकि लाइट एयर से आ रही है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हमारा 1, सही है। और लाइट बाहर निकलेगी, तो यहाँ पे भी एक मीडियम है एयर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, ये हमको पता है। तो आपके ये मीडियम, तो मैं जल्दी से आपको रे डायग्राम दिखा देता हूँ कि लाइट किस तरह बिहेव करेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल बना दिया, एक नॉर्मल बना के, और यहाँ पर एक इंसिडेंट रे आई। अब क्या है, लाइट कहाँ से जा रही है, लाइट रेयरर से डेंसर में जा रही है। देखिए हवा रेयर है, हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, ए का ज्यादा है, तो रेयर से डेंसर इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो लाइट क्या हुई भाई, लाइट क्या हुई, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गई, झुक गई टुवर्ड नॉर्मल की तरफ। अब देखिए लाइट जा रही है मीडियम ए से मीडियम बी में, ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो यानी ये कहाँ जा रही है, ये जा रही है अब डेंसर से रेयरर में, सही है। तो लाइट क्या होगी, अगर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ इस पॉइंट पर, तो लाइट क्या होगा, लाइट नॉर्मल से अवे जाएगी, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इस तरीके से फिगर बनेगी। यहाँ पर मैंने एक और नॉर्मल ड्रॉ कर लिया इस पॉइंट पर। अब क्या होगा, बी से सी में, बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो ये रेयर मीडियम हो गया, और सी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो ये डेंसर मीडियम हो गया। तो इट विल बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। और लास्ट इंटरफेस हम देखते हैं कि जब लाइट, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, जब लाइट हमारा जाएगी फ्रॉम इंटरफेस सी टू एयर, तो सी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो ये डेंसर हो गया, एयर हमारा लाइटर है, इस तरीके से बाहर निकल जाएगी। तो ये तो हो गई खाली डायग्राम की बात, लेकिन डायग्राम्स आप कंफ्यूज मत होइए। एक सिंपल तरीका बता देता हूँ कि बेंडिंग ऑफ लाइट, ये पूछ रहे हैं कि किस केस में, किस इंटरफेस पर बेंडिंग ऑफ लाइट सबसे कम होगी। सिंपली इन दोनों का डिफरेंस कर लीजिए आप, माइनस करिए, 1.5 में से 1 गया, कितना बचा, 0.5। अब इन दोनों का डिफरेंस करिए, 1.50 माइनस 1.33, आंसर आया 0.17। अब इन दोनों का इंटरफेस का डिफरेंस करिए, 2.42 माइनस 1.33, जो आपका, तो इनका डिफरेंस करेंगे, इसका डिफरेंस आया आपका 1.09। और लास्ट आपका इंटरफेस है आपका सी टू एयर, तो इसका अगर आप डिफरेंस करेंगे 2.42 माइनस 1, तो इसका आंसर आएगा 1.42। अब देखिए ये पूछ रहे हैं कि लाइट सबसे ज़्यादा बैंड कम, सबसे ज़्यादा कम किस में बैंड होगी। तो सबसे ज़्यादा बेंडिंग लाइट की उसमें होगी जहाँ पे आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा, यानी इनका डिफरेंस सबसे कम होगा। तो सबसे कम डिफरेंस किस में आ रहा है, 0.17, यानी इसी इंटरफेस पर लाइट सबसे कम बेंड करेगी, ठीक है। तो इस फिगर देख के तो मैं इतना नहीं पता लगा पाऊंगा, बट न्यूमेरिकल वैल्यू से मैं एक्यूरेटली पता लगा सकता हूँ। तो यानी कौन सा इंटरफेस है, जब ए से बी में लाइट जाएगी आपकी, तो सबसे कम बेंड होगी। इज इट क्लियर। तो आंसर है आपका बी, सबसे कम बेंडिंग ऑफ लाइट होगी इस आपकी। और सबसे ज्यादा बेंडिंग किस में होगी, जब वो इंटरफेस सी से एयर में जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा वैल्यू 1.42 है, सबसे ज्यादा इसमें होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू फॉर स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। कलर्ड ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द पार्टिकल। देखिए ये साइज ऑफ द पार्टिकल पे स्कैटरिंग डिपेंड करती है, पार्टिकल का साइज एक लिमिटेड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन का हमारे एटमॉस्फेयर में होती है, तो उसी से आपकी ब्लू लाइट स्कैटर होती है। तो ये तो स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट, रेड लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड इन दी एटमॉस्फेयर, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, बिकॉज ब्लू सबसे ज्यादा स्कैटर होती है और लेस्ट लीस्ट होती है, so दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। Scattering of lights takes place as various colors of light travel with different speed in the air, ये false है। false क्यों है भाई, आपकी हवा में सारे कलर सेम वेलोसिटी तक ट्रैवल करते हैं, ऑल द कलर्स ऑफ लाइट ट्रैवल विद द सेम वेलोसिटी, यहाँ पे इन्होंने क्या लगाया, डिफरेंट वेलोसिटी डिफरेंट स्पीड, ठीक है। लास्ट देखते हैं, द फाइन पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेरिक एयर scatter the blue light more strongly than red, so the scattered blue light enters our eyes, so this is also true, सही है। तो स्टेटमेंट आपका सी फॉल्स है, सो दिस इज द ओनली स्टेटमेंट विच इज फॉल्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर द डायग्राम शोन अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन साइंस सिस्टम द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फाउंड, ठीक है। अब देखिए भाई, केस है आपका कौन सा मिरर है, ये आपका मिरर है कॉनकेव मिरर है, और कौन सा केस है, आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, बिटवीन, इट इज पुट इन बिटवीन एफ, फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ है। तो अगर हम फोकस और पोल के बीच में डायग्राम देखते हैं, तो हमको क्या मिलती है, हमको एक वर्चुअल इमेज मिलती है। कौन सी इमेज मिलती है भाई,
वर्चुअल इमेज मिलती है, ठीक है, ये तो आपने पढ़ रखा है। और वर्चुअल इमेज क्या है, साइज़ छोटा है, बड़ा है, एनलार्ज्ड है। ये तो ऑब्जेक्ट है हमारा और ये इमेज है। इमेज का साइज़ बड़ा है तो इट इज़ एनलार्ज्ड। तो भाई मैग्निफिकेशन के बारे में बात करूँ, मैग्निफिकेशन की वैल्यू तो एक तो एनलार्ज है तो मोर देन 1 होगी। मैग्निफिकेशन विल बी ग्रेटर देन 1। और दूसरा मैग्निफिकेशन क्या होगा? मैग्निफिकेशन होगा हमारा पॉजिटिव, बिकॉज़ इमेज हमारी क्या है? वर्चुअल। हमने बताया था कि अगर आपकी रियल इमेज होती है वो उसका मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है, आपकी इमेज वर्चुअल होती है उसका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है। तो इस केस में हमारी जो इमेज जो मैग्निफिकेशन है वो पॉजिटिव साइन कैरी करेगा। तो साइन हुआ हमारा पॉजिटिव और मोर देन 1, सो ऑप्शन बी, साइन पॉजिटिव, वैल्यू मोर देन 1। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट शोन इन फिगर ए बी सी आर द डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मीडिया, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू फॉर द गिवन रे डायग्राम। तो ये कह रहे हैं भी कौन सा एंगल किसके बराबर होगा या कौन सा एंगल किससे कम होगा या किससे ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मीडिया है, लेकिन इसका मुझे क्या गिवन नहीं है, इसका मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं पता है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं देखता हूँ। देखिए, एंगल 1 जो है वो एंगल 2 से बड़ा है। एंगल 1 क्या है? एंगल 2 से बड़ा है, बिकॉज़ ये लाइट क्या हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है, ठीक है? तो ए हो गया हमारा डेंसर मीडियम, रेयरर मीड सॉरी डेंसर मीडियम। ए हो गया हमारा रेयरर मीडियम और बी हो गया हमारा डेंसर मीडियम, सही है? क्योंकि लाइट क्या हो रही है उसमें, अवे जा रही है नॉर्मल के। अब इस वाले इंटरफ़ेस पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, लाइट क्या हो रही है, नॉर्मल से अवे जा रही है, तो ये हो गया हमारा रेयरर मीडियम, ये हो गया हमारा डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू दिस, ठीक है? तो अब देखिए, कोई से भी केस में अगर आपको ये लग रहा है कि भाई एंगल 1 जो है वो एंगल, आपको ये भी दिख रहा होगा कि एंगल 1 जो है और एंगल 4 से ज़्यादा दिख रहा है, अगर आपको क्लियरली देख पा रहे हैं। बट ये ट्रू हर केस में नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे तो आप विज़ुअली मतलब आपको दिख रहा है, इतना डिफरेंस है कि आपको दिख जाए। लेकिन अगर मैं आपको कोई केस ऐसा दे दूँ कि वहाँ पर आपको आप रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाएँ, बहुत कम डिफरेंस है इस एंगल में। सो अगर मैं ये देखता हूँ कि इंटरफ़ेस एंगल 2 और 3 को मैं देखता हूँ, ये एंगल क्या है, ये 2 पैरेलल लाइन्स के बीच में बन रहे हैं। दे आर अल्टरनेट अपोजिट एंगल, ठीक है? तो ये क्या होगा, ये एंगल्स क्या होंगे, ये इक्वल होंगे। सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। एंगल 1 और एंगल 4 को एकदम से मत लगा दीजिएगा, मैंने बताया था कि यहाँ पर ये हर केस में ये ट्रू नहीं होगा, सही है? तो कोई केस अगर आपको ऐसा दे दिया जाए कि वहाँ पे आपको बहुत नेग्लिजिबल डिफरेंस हो, तो ताकि आप देख के पता नहीं लगा पाएँ, तो उस केस में आप ए नहीं दे सकते हैं ऑप्शन। सो 1 ये तो होगा नहीं, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 2। नेक्स्ट देखते हैं, इन अ डायग्राम, या आपको एक प्रिज्म दिया है। प्रिज्म क्या है, इन्होंने उल्टा करके दे दिया है प्रिज्म। तो अगर मैं आपको एक नॉर्मल दिखाऊं, नॉर्मल रे डायग्राम, एक रे आई, तो सबसे ऊपर आता है हमारा रेड, सबसे नीचे आता है वॉयलेट या ब्लू कह दीजिए, ठीक है? ब्लू या वॉयलेट कह दीजिए। अगर मैं इस डायग्राम को पलट दूं, उल्टा कर दिया, यानी मैं इस डायग्राम को कैसा बनाना चाह रहा हूँ, इस तरीके का बनना चाह रहा हूँ, तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। खाली मैंने घुमाया है, खाली मैंने डायग्राम को क्या किया है, रोटेट किया है। तो यहाँ पर नीचे कौन सा कलर आया, नीचे मेरा कलर आया रेड, और ऊपर कौन सा कलर आया, ब्लू कह लीजिए या वॉयलेट कह लीजिए, सही है? तो इस डायग्राम से अब कंपेयर करते हैं, ये कह रहे हैं एक्स और वाई कौन से कलर होंगे। वाई पूछ रहे हैं बेसिकली, वाई कौन सा कलर होगा, तो सबसे नीचे कौन सा कलर है, ये आपका वाई हो गया, ये आपका एक्स हो गया, क्योंकि ये डायग्राम इसको करस्पॉन्ड कर रहा है। समझ में आ गया? तो वाई कौन सा कलर हो रहा है, तो ऑप्शन सी को देखिए, कलर यूज टू पेंट द डेंजर सिग्नल। तो डेंजर सिग्नल कौन सा कलर होता है, डेंजर सिग्नल तो होता है आपका रेड कलर का, सही है? तो इस तरीके से आपको ये डिकोड करना था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म्स अ 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो भाई ये कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस, सही है? तो आपको गिवन है भाई, कॉन्वेक्स लेंस गिवन है। और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव नेगेटिव? फोकल लेंथ होती है कॉन्वेक्स लेंस की आपकी पॉजिटिव, ये भी आपको इसी से पता चल गया। फॉर्म्स अ 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो भाई एम कितना गिवन है, एम गिवन है आपको 3, विच कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन। स्क्रीन का मतलब इमेज कैसी है, रियल। और जब रियल इमेज होती है तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन आपका होता है नेगेटिव।
सही है, सब पढ़ चुके हैं। तो m की वैल्यू हो गई यहाँ पे आपकी -3। ओके। इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 30 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ कितनी गिवन है 30, तो ये क्या होगा प्लस का 30 होगा, बिकॉज फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर लेंस की पॉजिटिव होती है। देन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, तो आपको भी निकालना है u की वैल्यू। सही है, तो लेके चलते हैं। m इक्वल टू क्या होता है हमारा v अपॉन यू, मैग्निफिकेशन ये होता है। तो आपको m कितना गिवन है -3। सही है, आपको v पता नहीं है, तो v के अपॉन u, सो v की वैल्यू हो जाएगी, अगर मैं इक्वल टू -3, तो v की वैल्यू आ गई -3u। अब लगाते हैं लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला कहता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f इज 1/30 इक्वल टू 1/v। v की जगह मैं लिख दूंगा -3u। ठीक है, v की वैल्यू -3u अपॉन -1/u। एलसीएम आ लीजिए, एलसीएम आ गया आपका 3u, ये आ गया आपका -1। ओके, और यहाँ पर आपका बचा -3, इधर आपका आया -4/3। इज इट क्लियर u? सो 1/30 इक्वल टू -4/3u। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो u विल बी इक्वल टू -4 इंटू 30/3। 3 1 3, 3 10 4, इट विल बी -40 सेंटीमीटर। तो u की वैल्यू आई आपकी -40 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, आपको ऑब्जेक्ट रखा है सी पर, और मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, मिरर है आपका कॉनकेव मिरर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो चलिए, कॉनकेव मिरर का अगर ये केस होगा, अगर सी वाला केस है, तो ये केस होगा कि ऑब्जेक्ट आपका सी पे, इमेज भी क्या बनती है सी पे बनती है, सेम साइज बनती है। इमेज फॉर्म्ड इज रियल, पहला तो रियल इमेज है, यस इट इज रियल, तो ये आपका ट्रू है। इमेज फॉर्म्ड इज एनलार्ज्ड, देखिए अगर ऑब्जेक्ट सी पे होता है, इमेज भी सी पर बनती है और सेम साइज बनती है, तो ये हो गया आपका फॉल्स। नेक्स्ट देखते हैं, इमेज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस इक्वल टू द डबल द फोकल लेंथ, यस डबल द फोकल लेंथ मींस 2f मींस इक्वल टू सी, डबल द फोकल लेंथ, तो सी पर बनी इमेज आपकी, तो ये भी आपका ट्रू हो गया। इमेज फॉर्म्ड इज इन्वर्टेड, देखिए इमेज आपकी उल्टी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, तो ये भी आपका ट्रू हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। सही है, ये आपका ही सिर्फ यही स्टेटमेंट है जो फॉल्स है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। In a diagram show above, n1, n2, n3 are the refractive indices of the media respectively. Which one of the following is true in this case? चलिए कोई दिक्कत नहीं। नाउ देखिए, पहले केस में देखते हैं, लाइट हमारी 1 से 2 में जा रही है, और लाइट क्या हो रही है, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हो रही है, इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो यानी ये तो आपका रेयरर मीडियम हो गया, ये हो गया आपका डेंसर मीडियम। इसका मतलब ये हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ n1 इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ n2, यानी n2 बड़ा है और n1 छोटा है। अब दूसरा केस देखते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है कि लाइट और ज़्यादा क्या हुई, नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि n3 बड़ा है n2 से। क्या चीज़ बड़ा है, यानी n2 छोटा है, ऐसे कर लीजिए n2 छोटा है n3 से। अगर आप इन दोनों केसेस को कंबाइन करें, तो सबसे छोटा n2, उसके बाद n1, सॉरी सबसे छोटा n1, फिर उसके बाद n2, और उसके बाद n3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3। सही है, तो अब क्या हुआ, सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, उसके बाद n2, और उसके बाद n3। अब देखते हैं, n1 इक्वल टू n2, नो। n1 ग्रेटर ग्रेटर देन n2, नो। n2 इज ग्रेटर होगा, n2 तो n3 से छोटा है, सॉरी। लास्ट n3 इज ग्रेटर देन n1, हाँ ये सही है। n3 क्या है, सबसे बड़ा है ना, n1 से ही बड़ा है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए इज 1.5 एंड दैट ऑफ मीडियम बी इज, तो भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए का आपका बता रहे हैं इट इज 1.5, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी बता रहे हैं 1.3। सो दीज रिफ्रैक्टिव आर refractive indexes are absolute, यानी with respect to air. If the speed of light in air is, speed of light in air, speed of light in air given है आपको कितनी भाई, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। What is the speed of light in medium A and B? तो आपको स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए बतानी है,
स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी बतानी है। ठीक है, सिंपल है फॉर्मूला। इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, तो स्पीड ऑफ लाइट एयर में कितनी होगी, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ऑफ द मीडियम ए। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए कितना है, वो तो हमें फाइंड करना है, यानी सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको गिवन है ए का 1.5। तो आप इसको डिवाइड करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर आपकी आ गई 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सही है, पहला तो ऑप्शन ये हो गया। अब देखते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी क्या हुआ, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी। स्पीड ऑफ लाइट इन, तो अगर मुझे पता लगाना है कि व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी, तो हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर आपको गिवन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी कितना है आपका 1.33। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे यू विल गेट द आंसर 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी। तो आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन डी 2 and 2.25। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ ए डाइवर्जिंग मिरर। तो डाइवर्जिंग मिरर मतलब इट्स अ कॉन्वेक्स मिरर। तो ये आपका हो गया, पहली चीज तो हो गई कॉन्वेक्स मिरर हो गया। तो पहले गिवन देख लेते हैं क्या क्या चीज गिवन है। और दूसरा ऑब्जेक्ट हाइट यानी h1 आपको गिवन है, h1 है आपका +4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, मीन्स आपको u गिवन है, तो u इज ऑलवेज नेगेटिव विच विल -30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल इफ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 10 सेंटीमीटर। तो भाई फोकल लेंथ आपकी गिवन है 10 सेंटीमीटर, और ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है विच इज +10 सेंटीमीटर। द हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इज, तो आपको निकालना है यहाँ पर h2। ठीक है, तो हाइट निकालने से पहले हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, u अपॉन मिरर के केस में माइनस सॉरी -v अपॉन u इक्वल टू h2 अपॉन h1। ये दोनों की ये फॉर्मूला आता है मैग्निफिकेशन फॉर्मूला से। ठीक है, तो आपको क्या गिवन है, आपको u गिवन है, आपको h1 गिवन है, बट आपको h2 और v नहीं पता है। सही है, तो पहले हम v निकालेंगे, फिर v से हम h2 को फाइंड आउट कर लेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला। सही है, तो पहले v निकालते हैं यूजिंग द मिरर फॉर्मूला। सो मिरर फॉर्मूला है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f है हो गया 1/10 इक्वल टू 1/v, हमको फाइंड करना है, 1/u की वैल्यू है -30। तो अगर मैं उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाऊंगा तो 1/10 प्लस 1/30 हो जाएगा इक्वल टू 1/v। 30 एलसीएम आ गया आपका, क्या आया यहाँ पर 3 + 1 इक्वल टू 1/v। तो v की वैल्यू आ गई आपकी 30/4, और आप कह दीजिए यहाँ पे 15/2, या फिर कह दीजिए आप 7.5 सेंटीमीटर। तो v आपका आ गया। अब v की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, तो माइनस v v है हमारा 7.5, u हमारा है -30 इक्वल टू h2 हमारा है, h2 में फाइंड करना है, और h1 हमारा 4 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर आता है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 7.5 × 4/30 इक्वल टू h2। तो 7.5 × 4 आप करेंगे यू विल गेट 30/30 इक्वल टू h2। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो h2 आपका आया +1 सेंटीमीटर। तो यानी आपकी इमेज की हाइट हो गई 1 सेंटीमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन है सी।
मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपको एक केस गिवन है जो कि माइक्रोस्कोप से रिलेटेड है। तो अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप कौन सा है भाई? इट्स अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड मीन्स उसमें दो लेंसेज होते हैं। इज एन इंस्ट्रूमेंट विच कंसिस्ट ऑफ टू लेंसेज। दो लेंसेज हैं उसमें, कौन कौन से? एक L1 है और L2 लेंस है। द लेंस L1 इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। L1 लेंस को ऑब्जेक्टिव कहते हैं। फॉर्म्स अ रियल इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड इमेज। ठीक है। तो भाई लेंसेज हमने दो टाइप के पढ़े हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। यहाँ पे ध्यान दीजिए, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। आपको अगर ध्यान होगा कि कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, ये लेंस हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। और कॉन्वेक्स लेंस आपकी रियल एंड इन्वर्टेड भी बनाता है और वर्चुअल और इरेक्ट भी बनाता है। तो यानी कॉन्वेक्स लेंस ही एक ऐसा लेंस है जो रियल इमेज बनाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? L1 आपका हो गया कॉन्वेक्स लेंस। L1 आपका कौन सा लेंस हुआ? कॉन्वेक्स, क्योंकि ये आपकी रियल इमेज बना रहा है। एंड मैग्नीफाइड दिस सर्व्स एज तो व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज L1 एंड L2? तो L2 के बारे में देखते हैं। L1 को तो पता चल गया ये कॉन्वेक्स है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। दिस सर्व्स एज द ऑब्जेक्ट फॉर द लेंस L2। द आईपीस, जो सेकंड लेंस का नाम है आईपीस, द आईपीस फंक्शंस लाइक अ सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफायर। तो भाई आईपीएस कैसा वर्क कर रहा है? इट वर्क एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप और ए मैग्नीफायर। तो मैग्नीफाइंग लेंस के बारे में आपने पढ़ा था कि कॉन्वेक्स लेंस इज अ मैग्नीफाइंग लेंस। समझ में आया? तो आपका जब फोकस और पोल के बीच में आप, सॉरी, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आप ऑब्जेक्ट होता है तो उसको मैग्नीफाई कर देता है। ये हमने केस पढ़ा था, जो लास्ट केस था, जिसमें आपकी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। ठीक है। तो कॉन्वेक्स में ही बनती है। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है हमारा? मैग्नीफाइंग लेंस होता है, वो बड़ा करके चीजों को दिखाता है। तो L2 भी लेंस कौन सा हुआ? L2 भी हमारा कॉन्वेक्स हुआ। तो दोनों लेंस कौन से हो गए? कॉन्वेक्स। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, बोथ लेंसेज आर कॉन्वेक्स। नेक्स्ट पर चलते हैं। व्हाट इज द वैल्यू एंड साइन ऑफ मैग्निफिकेशन अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेशियन लॉ ऑफ द इमेज फाउंड बाय L1? तो भैया L1 के बारे में बात कर रहे हैं। तो L1 का डिस्कस करने से पहले, तो L1 कैसी इमेज बन रही है? रियल बन रही है, एनलार्ज्ड बन रही है। ये तो चीजें मैं गिवन थी केस स्टडी में। देखिए, रियल इमेज बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है और एनलार्ज या मैग्नीफाइड बन रही है। तो किस केस में बनती है? अगर मैं आपको एक माइक्रोस्कोप का रे डायग्राम दिखाऊं, तो ये तो मेरा हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस यहाँ पे कह दिए L1 लेंस है, ये मेरा L2 लेंस है, जिसमें मेरा आई पीस है। क्योंकि यहाँ से आई स्क्वायर लेंस को देखती है ना, तो इसको आई पीस कहा जाता है। तो L1 एंड L2। अब देखिए ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पर है, इमेज बन रही है इन्वर्टेड, रियल और एनलार्ज। तो ये आपका, अगर आपने देखा होगा, अगर आपका ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में होता है, ओके, सो आपकी इमेज कैसी बनती है? ये आपकी इमेज है, इमेज बनती है एनलार्ज्ड। सही है। तो ये पूछ रहे हैं द इमेज फाउंड बाय L1 द वैल्यू विल बी मोर देन 1 और लेस देन 1? इट इज मोर देन 1, क्योंकि एनलार्ज्ड इमेज बन रही है, वो कह रहे हैं। तो वैल्यू इज मोर देन 1। और दूसरा क्या है? मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन क्या होगा? मैग्निफिकेशन आपका रियल इमेज है, तो मैग्निफिकेशन हमेशा क्या होगा इसमें? नेगेटिव। ठीक है। तो मैग्निफिकेशन में पढ़ा था कि रियल इमेज होती है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है, और वर्चुअल इमेज होती है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है। तो भाई इसका मोर देन 1 एंड साइन विल बी नेगेटिव, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही है। अब वो पूछ रहे हैं कि L2 के बारे में बताइए, मैग्निफिकेशन क्या होगा? अब देखिए L2 में ये चीज जो है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। ये ऑब्जेक्ट है और इस केस में इमेज बन रही है ये। सही है। तो यानी अब दूसरा लेंस जो है वो इसको बड़ा करेगा। इस वाले लेंस ने इसको बड़ा किया, ये वाला लेंस इसको बड़ा करेगा। बड़ा करके आपको क्या दिखेगा? इतना बड़ा दिखेगा। ये फाइनल इमेज आपकी ये बनेगी। अब ये इमेज क्या डॉटेड है, तो यानी ये कौन सी इमेज है? ये आपकी वर्चुअल इमेज है। और वर्चुअल इमेज कब बनती है? आपका जब ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होता है। तो ये आपकी वर्चुअल इमेज ही तो बनती है। तो यही केस होगा।
और वर्चुअल इमेज मतलब मैग्निफिकेशन क्या हो गया आपका? मैग्निफिकेशन हो गया आपका पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, और ये क्या बन रही है? एनलार्ज्ड बन रही है। इमेज कैसी बन रही है? एनलार्ज्ड, या फिर कह दीजिए मोर देन 1। अगर मैग्निफिकेशन मोर देन 1 होता है, हमने पढ़ा था, तो आपकी इमेज एनलार्ज्ड बनती है। तो वैल्यू इज़ मोर देन 1 एंड साइन इज़ पॉजिटिव। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इफ द पावर ऑफ एन आईपीस L2 इज 5 डायोप्टर, तो भाई पावर कितनी है सेकंड आईपीस की? 5 डायोप्टर। एंड इट फॉर्म्स एन इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ, इमेज बना रहा है भाई आपका वो 80 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स ऑप्टिकल सेंटर। तो आपकी इमेज बन गई, तो इमेज बन रही है आपकी 80 सेंटीमीटर। तो देखिए आपका L2 कैसी इमेज बना रहा था? L2 अगर मैं दिखाऊं तो L2 आपकी वर्चुअल इमेज बना रहा था, यानी सेम साइड बना रहा था। L2 आपका वर्चुअल इमेज ही तो बना रहा था। तो L2 का मतलब ये हुआ, यानी आपका V की वैल्यू होगी -80। -80 क्यों? क्योंकि वो सेम साइड में है। अगर मैं यहाँ से मेजर करूँ ऑप्टिकल सेंटर से इमेज का डिस्टेंस, तो ये -80 सेंटीमीटर है फॉर एग्जाम्पल। इज इट क्लियर? तो -80 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स ऑप्टिकल सेंटर, एट व्हाट डिस्टेंस शुड बी द ऑब्जेक्ट बी प्लेस। तो आपको यू की वैल्यू बतानी है, यू कितना होगा। अगर मैं मिरर फॉर्मूला लगाऊंगा, सॉरी लेंस फार्मूला, तो मुझे एफ की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। एफ की वैल्यू मैं लेंस फार्मूला से फाइंड कर लूंगा। सॉरी, एफ की वैल्यू आई विल फाइंड फ्रॉम दिस पावर। ठीक है, तो पावर क्या कहती है भाई? पावर का फॉर्मूला होता है 1/f। टू लिख लीजिए। तो पावर है आपकी 5 इक्वल टू 1/f। तो एफ हो गया आपका 1/5। सही है। आंसर मीटर में आएगा, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। सेंटीमीटर में 5 × 5, 5 टू द, तो पावर आपकी आ गई 20 प्लस 20 सेंटीमीटर, क्योंकि पावर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। नेक्स्ट अब लेंस फॉर्म मिरर फॉर्मूला लगाते हैं, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। एफ की वैल्यू 20 आई थी, तो ये हमने एफ की वैल्यू 20 यहाँ पर रख दी। इक्वल टू वी की वैल्यू है -1/-80 माइनस 1/u। तो इसको इंटरचेंज कर लेते हैं। अगर मैं 1/u को ले आता हूँ पॉजिटिव, तो 1/-80 माइनस 1/20। फिर मैंने इंटरचेंज किया है, एलसीएम ले लीजिए आप। एलसीएम 80 आ गया, ये आ गया -1, ये आ गया -4। तो आपका आ गया -5/80, 1/u। तो u की वैल्यू हो गई आपकी -80/5। दिस मीन्स u इज इक्वल टू -16 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या कह रहे हैं 16, मतलब यहाँ पे खाली इन्होंने मैग्नीट्यूड पूछा है, तो माइनस का मतलब तो ये है कि वो प्लस माइनस का मतलब खाली इन्होंने मैग्नीट्यूड के बारे में बात हो रही है, तो आंसर विल बी 16 सेंटीमीटर। माइनस बस हमें ये बता रहा है कि ये लेफ्ट साइड में है और 16 इसका मैग्नीट्यूड है। ओके, तो दिस वे यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। तो यही क्वेश्चन थे फिजिक्स के आज के बोर्ड के एग्जाम्स में। होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और देखते रहिए 7 क्लासेस। थैंक यू। और अपने फीडबैक, अपने सजेशंस प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो उसको भी आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए, ताकि मैं आपके आगे की जो वीडियोज़ हैं उसको और बेटर कर सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग 7 क्लासेस।